हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017। आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं, मेरिट आपकी बन चुकी है, मेन लिस्ट, एक्सटेंडेड लिस्ट। अब आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं। कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस लेटर के बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में, कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, उसके बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं कैंडिडेट्स के। तो उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हाइट, वेट चार्ट, आपका मेडिकल, टैटू का पॉइंट जो है, टैटू के बारे में क्या कहा गया है। एडवर्टीजमेंट देखिए, डिटेल एडवर्टीजमेंट ही आपका सबसे बड़ा आधार होता है किसी भी भर्ती का। यदि उस भर्ती को चैलेंज किया जाता है तो ही डिटेल एडवर्टीजमेंट ही उसके लिए आधार बनता है। और आपका कोई भी डाउट है तो वो उसको क्लियर करने का भी आधार डिटेल एडवर्टीजमेंट ही बनता है। वैकेंसी का लास्ट डेट क्या था? तो लास्ट डेट जो भी है उस दिन आपके पास में रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस होना चाहिए 7 सितंबर 2017। इस भर्ती के फॉर्म भरने का आखिरी तारीख थी 7/9/2017। अब 7/9/2017 को आपके पास में आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। यदि उस दिन तक आपके पास में योग्यताएं नहीं होती हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए पूरा वीडियो में डिस्कस किया गया है। जो हमारे साथी मेन लिस्ट में हैं वो मेडिकल फिट हो गए। डॉक्यूमेंटेशन देखिए, मेडिकल फिट होने की ही हम बात कर रहे हैं, उससे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी हम बात नहीं कर रहे। डॉक्यूमेंटेशन को आप हल्के में नहीं लेना। डॉक्यूमेंट में भी आपको पता है कि आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती में डॉक्यूमेंट्स में कैंडिडेट्स को आउट किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस का जो पॉइंट था उसमें कैंडिडेट्स को आउट किया गया। तो वैसा इस भर्ती में नहीं हो जाए, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। तो आइए इसको हम देखिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ बात करते हैं कि एक्सपीरियंस का जो डाउट है हमारे साथियों का, उसको हम सबसे पहले क्लियर करते हैं। उससे पहले लास्ट डेट क्या था? तो लास्ट डेट देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 7 सितंबर 2017 लास्ट डेट था। ये पीडीएफ यदि आपके पास नहीं है, बहुत पुराना हो गया, तो आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये गूगल पर भी आपको अवेलेबल है, डीएवीपी का जो साइट है उस पर भी अवेलेबल है। अब पे स्केल और उसके बारे में बताया गया है। पे स्केल आपको कितना पैसा मिलेगा, कुछ हमारे साथी पूछते हैं कि मुझे स्टार्टिंग में कितना मिलेगा, तो आपको बता दूं स्टार्टिंग में आपको लगभग 35,000 मिलेगा। ट्रेनिंग में कितना मिलेगा? तो ये यहाँ पर आर्मी के रूल लागू नहीं होते हैं, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग में भी 35 ही मिलेगा। और उसके बाद साल में 3 बार आपका वेतन बढ़ता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अदर अलाउंसेस है वो सब आप समझिए कि अलग अलग है, लेकिन स्टार्टिंग आप जिस दिन पहला महीना जो है उसमें आपको लगभग 35,000 के आसपास वेतन आपको मिलेगा। कि क्या मेरे को जीडी के बराबर ही मिलता है? बिल्कुल, कांस्टेबल जीडी के आपको बराबर ही मिलता है। उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग्स हो जाती हैं तो आपको एरिया टू एरिया कुछ अलाउंसेस होते हैं, उसमें वेरी करता है। जो राजस्थान में है उसको कम मिलता है, जो जम्मू कश्मीर में है उसको ज़्यादा मिलता है, जो नॉर्थ ईस्ट में उसको भी ज़्यादा मिलता है। तो वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस की देखिए हम बात करें, योग्यता, वैकेंसी को तो अभी देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैकेंसी तो रिवाइज हो चुकी है, बढ़ चुकी है वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है उसको बढ़ गया है। वो 10% जो है वो इसमें भी एक्स सर्विसमैन के लिए है, और एक्स सर्विसमैन यदि नहीं आते हैं तो वो संबंधित कैटेगरी को दे दी जाएगी। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस इसमें क्या है? तो इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है वो कांस्टेबल, टेलर, गार्डनर और कॉबलर, इसके लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है। अब ये आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है, ये डिटर्मिनेशन कब होता है? तो ये होता है 7/9/2017। उसका भी हम देखिए यहाँ पे बात करेंगे। लास्ट डेट है ये। मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन 10th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड और 1 year सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। यानी ये टेलर, गार्डनर और कॉबलर में आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। साथ में देखिए प्लस जो है उसके साथ आपके पास 2 years एक्सपीरियंस हो, और लिखा हुआ है, यानी अथवा
आपके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट हो ITI से या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, और उसके साथ ही एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस हो, यानी कि वो 2 साल पूरा होना चाहिए। और तीसरा है इसमें और 2 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम ITI। लेकिन यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है। इस नोट का मतलब क्या है? इस नोट का मतलब है कि सो फार एज वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रेड इज कंसर्न, सेल्फ अटेस्टेशन ऑफ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड। यानी आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अब कुछ हमारे साथी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखिए, आप लोग सबको पता है कहाँ से बनता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। फेक सर्टिफिकेट में परेशानी में पड़ सकते हैं आप। अब एक सर्टिफिकेट मैं आपको बताता हूँ कि कैंडिडेट जो है वो सर्टिफिकेट बनवाते हैं कि 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2017। ठीक है, 30 जून 2017 तो ठीक है, क्योंकि जब जिस दिन आपका लास्ट डेट होता है, लास्ट डेट है इसमें 7/9/2017। 7/9/2017 से पहले का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद यदि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दिन आपकी योग्यता पूरी नहीं हो रही है और उसमें आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो इशू डेट होता है, इशू डेट उनका क्या होता है कि वो इशू डेट डलवा रहे हैं 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 से ही सर्विस शुरू होता है कहीं कंपनी में, कहीं लेदर एक्सपोर्ट हाउस में, और उसमें इशू डेट एक्सपीरियंस लेटर का जो है वो भी 1 जुलाई 2015 है। ऐसा BSF ट्रेड्समैन की भर्ती में भी एक कैंडिडेट के साथ में हुआ इस डेट की वजह से। जबकि डेट कौन सी होनी चाहिए? डेट तो उस दिन की होनी चाहिए जिस दिन आप सर्विस छोड़ रहे हैं, तभी तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर इशू होगा। आगे की डेट का कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको फ्यूचर डेट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगी कि आज ये हमारे पास में ज्वाइन करने के लिए आए हैं और ये 2 साल बाद छोड़ कर जाएंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि 2 साल तक वो कंपनी चलेगी, 2 साल तक और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती? तो वो फेक है। प्रथम दृष्टया उसमें पता लग जाता है कि ये तो फर्जी सर्टिफिकेट है। और वहाँ पर जो बाबू लोग, जो ऑफिसर्स जो आपके चेक करेंगे सर्टिफिकेट, जो क्लरिकल स्टाफ होगा वहाँ पे, मिनिस्ट्रियल स्टाफ जिसको बोलते हैं, वो प्रथम दृष्टया उसको खारिज कर देंगे और वहाँ पर आपके पास में जवाब नहीं बनेगा। जिस कंपनी का आप सर्टिफिकेट बना के ले जा रहे हैं उसके बारे में भी आपको कुछ प्रश्न पता होना चाहिए। आपको कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आप जवाब नहीं दे पाते। BSF ट्रेड्समैन की भर्ती में दिल्ली स्टेट से एक कैंडिडेट जो है वो सिर्फ इस वजह से आउट हो गया कि जो इशू डेट जो था एक्सपीरियंस लेटर का वो उस दिन का था जिस दिन सर्विस शुरू हो रही है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आप कंपनी से या कहीं किसी एस्टेब्लिशमेंट से आप नहीं बनवा पाते हैं तो आप एफिडेविट भी दे सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब शपथ पत्र 50 रुपये का भी दे देंगे तो वो भी चलेगा। लेकिन ये 3 ट्रेड में हम भी आपको एडवाइस करते हैं कि आप एक्सपीरियंस लेटर बनवा के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक्सपीरियंस लेटर जेन्युइन हो, फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो ई-मित्र से, सुविधा केंद्र से या कंप्यूटर शॉप वाले से आप बनवाते हैं उसके हाथों में अपना भविष्य ना दें। सारी मेहनत आपकी बेकार हो सकती है वहाँ पे। अब कांस्टेबल, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, कुक, वॉशरमैन एंड बार्बर जो है उसमें 18 से 25 साल एज है। इसमें सिर्फ 10th क्लास पास है। इसमें एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं कही गई है, तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस नहीं रखना है, उसको छोड़ दीजिए आप एक्सपीरियंस को। उसमें बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अनावश्यक अपना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब कट ऑफ डेट ऑफ एज एंड रिलैक्सेशंस। अब कट ऑफ डेट एज एंड रिलैक्सेशन क्या क्रूशल डेट क्या है एज की, तो वो है क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट क्या था? 7 सितंबर 7/9/2017। अब गार्डनर और उसमें क्या है 18 से 23 साल है, वो स्किल्ड वर्क है, स्किल्ड लेबर है वो। और वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, कुक, वॉशरमैन उसमें 18 से 25 साल। अब कुछ हमारे साथी जो हैं उनको ये भी डाउट है कि मैं अभी तो ओवर एज हो गया हूँ तो अब क्या होगा। कुछ हमारे साथी इसमें ऐसे भी हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी से हैं वो 32 साल के भी हो चुके हैं।
या 32 नहीं, वो अभी 34 के भी होने जा रहे हैं। अब वो जो 34 के जो होने जा रहे हैं उनको ये डाउट है कि अब मुझे आउट नहीं कर दिया जाएगा। देखिए, अभी आपको आउट नहीं किया जाएगा क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका निर्धारण, क्रूशल डेट 7 सितंबर 2017, 7 सितंबर 2017 को जो आपका डेट था उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कैटेगरी फिक्स हो गई है, आपकी एलिजिबिलिटी तय हो गई। अब आपकी क्या एज है उससे कोई महत्व नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओवर एज हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑर्डर, वो सब दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात, हमारे जो OBC के साथी हैं उनका बड़ा डाउट है। OBC के जो साथी हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास में OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए। तो इसमें 60 लिखा हुआ है आपके विज्ञापन में। Candidates claiming OBC NCL status may note that certificate on non-creamy layer status should have been obtained within 3 years before the closing date, that is 7 सितंबर 2017, यानी कि 7 सितंबर 2017 से 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। 3 साल पुराने का मतलब है कि आपके पास में OBC का सर्टिफिकेट 8 सितंबर 2014 से पहले का नहीं होना चाहिए। अब वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे तो आपसे कौन सा मांगा जाएगा, आपसे नया मांगा जाएगा या 8 सितंबर 2014 से लेकर 7 सितंबर 2017 तक का आपसे मांगा जाएगा। अब इस पर ये तो देखिए निर्णय जो है ITBP के ऑफिसर्स ने करना है, लेकिन रूल जो है, रूल के अनुसार तो यही होना चाहिए कि 8 सितंबर 2017 से लेकर 7 सितंबर 2017 तक का आपके पास में OBC का NCL। अब OBC NCL सर्टिफिकेट था हमारे बहुत सारे साथियों के पास में, उन्होंने आवेदन भी किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि प्रॉब्लम ये हुई कि जो सुविधा के अंदर ई-मित्र या कंप्यूटर सेंटर जहाँ से उन्होंने आवेदन करवाया उसने स्टेट का सर्टिफिकेट लगा दिया, और स्टेट का सर्टिफिकेट अटैच करने की वजह से अभी उनका रिजल्ट प्रोविजनल शो हो रहा है। प्रोविजनल शो हो रहा है। आप अपना OBC का सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का प्रोड्यूस करेंगे, आपका वो प्रोविजनल जो है उम्मीदवारी वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और आप उसमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास में केंद्र सरकार का OBC का सर्टिफिकेट देखिए इस अवधि का नहीं है तो शायद आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अब ये यहाँ पे नियम बता रहे हैं हम आपको। SSC GD में ऐसा ही हुआ था। SSC GD में जब डॉक्यूमेंटेशन हुआ उस समय उस डेट से पहले का OBC सर्टिफिकेट मांगा गया जिस दिन फॉर्म फिल किया था, लास्ट डेट से पहले का, यानी जो लास्ट डेट है उस दिन आपके पास में योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं या उसके बाद आप जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं या उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस आपका बन रहा है, तो आपको खुद को पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस में उन कैंडिडेट्स को आउट किया गया था जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस 15 मार्च 2018 जो लास्ट डेट थी उस डेट तक का नहीं था, या वो खुद को पता है, बहुत बेहतर पता है। उसके बाद वो कैंडिडेट्स जो है वो हाई कोर्ट को भी अप्रोच किए, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई विशेष रिलीफ अभी तक नहीं मिल पाए। अब इसमें कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उस दिन तो किसी के पास नहीं था, ऐसा नहीं है। यदि आपके पास नहीं था तो दूसरे के पास में नहीं था। फिर वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे साथियों को पूछा है, उस दिन तो किसी के पास नहीं था। अब नहीं था उसका हमें नहीं जानकारी है, उसका क्या होगा। हमने जो आपके एडवर्टीजमेंट में जो बात लिखी हुई है और जो होना चाहिए वो बता दिया है। कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट वैकेंसीज reserved or seek age relaxation must submit requisite certificate from the competent authority in the prescribed format when such certificates are sought by the recruitment board. Otherwise, their claim for SC, ST, OBC, NCL status will not be entertained and their candidature applications will be considered under general UR category. साफ लिखा हुआ है इसमें कि आपके पास में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में SC, ST, OBC, NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए
यदि नहीं आप प्रोड्यूस कर पाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, और यदि आपने एज रिलैक्सेशन आपने लिया है तो आप वहाँ पर आउट हो जाते हैं। ओबीसी एनसीएल वाले जो साथी हैं उनका बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ओबीसी, उनके पास सर्टिफिकेट भी था, सब कुछ था, लेकिन फॉर्म फिल करते समय एनसीएल को सीएल कर दिया गया, फॉर्म तो कंप्यूटर सेंटर से फिल किया गया। कुछ हमारे साथी डॉक्यूमेंट्स छोड़ कर आ गए, कंप्यूटर सेंटर वाले ने फॉर्म फिल कर दिया। अब रिजल्ट आया तब पता चला कि ओबीसी की कट ऑफ से तो मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन क्रीमी लेयर लिख दिया उसमें, इस वजह से जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया और जनरल से मार्क्स कम है, इसलिए वो बाहर हो गए। और ऐसा एक नहीं है, ऐसा कम से कम 20 कैंडिडेट जो हैं वो तो हमारे संपर्क में हैं वो। लेकिन अब क्या हो सकता है उसमें, तो रिजल्ट्स बन गए, दिल्ली भी कुछ कैंडिडेट्स इसके लिए गए। द फॉर्मेट्स ऑफ द सर्टिफिकेट्स आर एनेक्स्ड, एनेक्सर में लगाए हुए हैं फॉर्मेट, वो भी आपको दिखा देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो सब हो गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है उसके बारे में पूरा बताया गया है इसमें। अब यदि आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, आप हाइट चेस्ट में आप छूट लेते हैं, या आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं कि तो आपके पास में हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन का आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, उसके बारे में लिखा है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए, मेडिकल अब जो है, अब हमारे साथी जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स की तो बात ही नहीं कर रहे, सभी मेडिकल। देखिए मेडिकल से पहले आपके डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं, उसके बाद आपको मेडिकल में शामिल किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट भी आपको बिल्कुल सही रखना है। अब विजन, सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड में विजन है तो विजन, नियर विजन में N6 आपका होना चाहिए और N9। अब N9 वर्स आई, वर्स आई और बेटर आई क्या है, देखिए उसके लिए सीधा सा सिंपल कैलकुलेशन है कि आप दाहिने हाथ से लिखते हैं, राइट हैंडेड पर्सन है आप, तो आपका राइट आई जो है वो मास्टर आई है। मास्टर आई आपका 6/6 होना चाहिए या N6 होना चाहिए, और दूसरा जो आई है वो आपका 6/9 भी हो सकता है। लेकिन यदि दोनों आँख आपकी 6/9 होती हैं तो आप आउट हो जाएंगे, अनफिट हो जाएंगे। दोनों आँख आपकी 6/12 होती हैं, एक 6/6 दूसरी 6/12 होती है तो भी आप आउट हो जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, आँख का पॉइंट एसएससी जीडी में हमने खुद देखा, पर्सनली हम कैंडिडेट्स को जानते हैं जो पहली बार मेडिकल में गए थे, उनको नहीं पता था कि चार्ट को कैसे पढ़ना है, और वो थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन उनको वहाँ पर हुआ और उनको पॉइंट बन गया। और पॉइंट बनने की जो बात है वो देखिए, अब तक क्या होता था कि आपको री मेडिकल के लिए समय मिलता था, एसएससी जीडी में 9 महीने से भी ज़्यादा का समय मिला। उससे पहले बीएसएफ आरओआरएम का ज्वाइनिंग हो चुका है, उनको भी सितंबर में उनके मेडिकल हुए थे, उसके बाद में जनवरी में उनके री मेडिकल हुए, उनको भी लगभग 4 महीने का समय मिला उन्हें। तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। अभी आईटीबीपी ट्रेड्समैन की ये पहली भर्ती होगी जिसमें मेडिकल गाइडलाइन में संशोधन कर दिया गया है, री मेडिकल की अपील का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। जिन कैंडिडेट्स को अनफिट किया जाएगा उनको सहमति लेकर सबका री मेडिकल होगा। यदि आप सहमति नहीं देते हैं और आप घर जाना चाहते हैं उसी दिन तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपसे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाया जाएगा, उसके बाद आपका री मेडिकल होगा। नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर आपका री मेडिकल हो जाएगा, और वहाँ पर भी यदि आप अनफिट हो गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब दूसरे पॉइंट इसमें क्या लिखे हुए हैं वो भी देखिए, दिखा देते हैं आपको कि कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉकनी, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन और स्क्विंटी आइज। अब यहाँ पर इसमें ये भी लिखा है कि मेडिकल गाइडलाइन जो है वो 2015 का फॉलो होगा। मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेयर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज। किसी प्रकार का कोई डिजीज नहीं होना चाहिए। और कलर ब्लाइंड पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ एट एनी स्टेज ऑफ सर्विस कैरियर पर्सन इज फाउंड टू बी कलर ब्लाइंड, ही विल बी बोर्डेड आउट एज पर शेप पॉलिसी इन वोग इन द फोर्स। शेप पॉलिसी जो प्रचलन में है फोर्स में, और यही पॉइंट जो है ये एसएससी जीडी में भी लागू होता है। और इसी वजह से कुछ हमारे साथी ट्रेनिंग में मेडिकल हुआ जाने पर और वहाँ पर कलर ब्लाइंड पॉइंट डिटेक्ट हुआ और उनको घर भेज दिया गया।
टैटू के बारे में जो कंटेंट है, टैटू में कुछ गार्जियन भी हमसे बड़ा आर्ग्यूमेंट करते हैं। कल भी एक कैंडिडेट के फादर जो है वो बात कर रहे थे मेरे से। वो कहते हैं कि आप टैटू रिमूव करवाने की बात क्यों करते हैं, जबकि टैटू तो अलाउ है। इसमें लिखा है कि रिलीजियस और नेम वाले जो टैटू हैं वो तो अलाउ है, तो आप हटाने की बात क्यों करते हैं, आप मिसगाइड क्यों करते हैं। हम किसी को मिसगाइड नहीं कर रहे हैं। रूल जो है वो आपको पढ़ के बता देते हैं, वो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। देखिए टैटू कंटेंट में लिखा है कि बीइंग ए सेक्युलर कंट्री द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ आवर कंट्रीमैन आर टू बी रेस्पेक्टेड एंड दस टैटूज डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर टू बी परमिटेड। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नाम वाले टैटू हों और धार्मिक चिन्ह वो टैटू अलाउ कर दिए जाएंगे। किस आधार पर कि जो इंडियन आर्मी फॉलो करती है उसके आधार पर। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी कौन सा फॉलो करती है ये आपको नहीं पता है। लोकेशन में कहा गया है टैटू मार्क ऑन ट्रेडिशनल साइट्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म। टैटू क्या है कि देखिए परंपरागत टैटू का साइट कौन सा है। हमारे देश में प्राचीन समय से गोदना गुदवाने की परंपरा रही है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मेले में जो है लोग जाते थे और वहाँ पर टैटू बनवा कर आते थे। तो वो ट्रेडिशनल साइट्स कौन सी हैं, ट्रेडिशनल साइट्स है कि फोरआर्म के इनर पार्ट पर, बट ओनली लेफ्ट फोरआर्म। देखिए साफ लिखा हुआ दोस्तों कि सिर्फ बाएं हाथ का जो फोरआर्म है उस पर ही अलाउ होगा। बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब और डॉर्सम ऑफ द हैंड्स आर टू बी फॉलोड। यानी आपके लेफ्ट हैंड पर है तो उसके लिए कहा गया है कि इसको अलाउ किया जा सकता है। लेकिन हमने तो अभी तक एसएससी जीडी हो चाहे आईटीबीपी बीएसएफ ट्रेड्समैन बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक टैटू हमने तो कहीं भी देखा है तो वो उसमें अनफिट ही देखा। उसके बाद कैंडिडेट ने उसको रिमूव करवाया और रिमूव करवा कर अपील किया। अपील में वो बाद में फिट हो गए। एसएससी जीडी में तो जो करेक्शनल सर्जरी के आधार पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसमें भी आउट किया गया। तो यदि आपको राइट हैंड पर है, राइट हैंड सैल्यूटिंग हैंड है, उस पर कहीं भी बना हुआ है तो उसको हम तो आपको एडवाइस करेंगे कि आप उसको रिमूव करवा के जाएं। हम तो आपको ये भी एडवाइस करेंगे कि लेफ्ट पर है तो भी रिमूव करवा के जाएं, क्योंकि वो मेडिकल अफसर पर डिपेंड करेगा कि वो आपको उसमें पॉइंट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। साइज में भी बताया गया है कि 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी, उसका 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साफ लिखा हुआ है। हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन की बात इसमें देखिए, यदि आप हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आपको देना होगा, वो आपको बता दिया गया है। एनओसी के लिए इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, उसने इसमें आवेदन किया होगा और आवेदन किया भी होगा तो वो 4 साल से इंतज़ार कर रहा होगा। इसमें तो 4 साल से जो है धैर्य कौन रखे हुए वो भी सबको पता है। एप्लीकेशन फ़ी और ये सब हो गया है क्लियर। सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप फेज़ 1 आप पार कर चुके हैं। फेज़ 2 में जो आपका फेज़ 2 में रिटर्न एग्ज़ाम है वो आप क्लियर कर चुके हैं। अब आता है अपना डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। देखिए वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है, मेरिट लिस्ट आपका बन गया है। अब फेज़ 3 मेरिट लिस्ट तो आपका बन चुका है। मेरिट लिस्ट में मेन लिस्ट में यदि आप हैं तो आप मेडिकल फिट, आप वर्दी पक्की। एक्सटेंडेड में चाहे आप 1 भी हैं तो देखिए कोई चांस वाली बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें पूछते हैं कि मैं एक्सटेंडेड में 10 नंबर पर हूँ, मेरा क्या चांस है। यदि आप एक्सटेंडेड में 10 नंबर पर हैं तो आपका चांस है कि मेन लिस्ट के 10 कैंडिडेट एब्सेंट रह जाते हैं या अनफिट होकर आउट हो जाते हैं। अनफिट होकर आउट होने की बात हम नहीं करते हैं, एब्सेंट रह जाते हैं, वो पहले से ही दूसरी फोर्सेज में सेलेक्ट हो चुके हों, उनको और बेहतर उनको मिल चुका है तो आपका चांस है। अन्यथा तो यदि आप 1 नंबर पर हैं और सारे कैंडिडेट मेन लिस्ट के फिट हो जाते हैं तो भी आपका चांस नहीं।
वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी चेक बिफोर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन पहले होगा या डॉक्यूमेंट पहले होंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट पहले होंगे। It is important that the candidates applying for this recruitment check their eligibility to avoid disappointment at later stage। पहले से ही आपको, जब आपने आवेदन किया था उस समय आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी थी। अब केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट जो है वो अब तक नहीं बनवाया है, जबकि होना कब का चाहिए कि 7 सितंबर 2017 से 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए केंद्र सरकार का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट। लेकिन अब एक कैंडिडेट तो हमें ऐसे भी मैसेज कर रहे थे, वो कहते हैं मेरे पास में तो राज्य सरकार का है, मैंने राज्य सरकार के आधार पर ही फॉर्म फिल किया था और अभी भी मेरे पास मुझे बनवाना है केंद्र सरकार का या मेरा राज्य का ही चल जाएगा। कैसे चल जाएगा जब विज्ञापन में साफ लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार का होना चाहिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाएंगे, वो आपका जो कॉल लेटर है उसमें भी आ गया है, और एडवर्टीजमेंट में, कॉल लेटर में ये भी बात लिखी हुई है कि आप एडवर्टीजमेंट में देखिए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। अब एजुकेशनल इसमें क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें क्या था, इसमें मैट्रिक था मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो आप अपना मैट्रिक का लेकर जाएं। यदि आपने ज़्यादा क्वालिफिकेशन है आपके पास में और हायर क्वालिफिकेशन आपने फिल किया है फॉर्म में, तो वो आप दिखा सकते हैं, वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन उसमें आप ये भी ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बीए का रेगुलर मार्कशीट शो कर रहे हैं और उसी दौरान आप किसी कंपनी का कॉबलर का सर्टिफिकेट भी शो कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका जो कॉबलर का सर्टिफिकेट है उसको फेक माना जा सकता है कि आप रेगुलर कोर्स आप कर रहे हैं, जयपुर में आप बीए की पढ़ाई कर रहे हैं और आगरा का आप 2 साल का फैक्ट्री का, लेदर फैक्ट्री का सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लेदर फैक्ट्री का सर्टिफिकेट है, ये फर्जी है, या बीए की मार्कशीट फर्जी है। ऐसा पहले हो चुका है, इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो ये तो मैट्रिकुलेशन का ही आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, तो ये दोनों तो इसमें एक ही हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इफ एनी, तो कौन से ट्रेड्स में वो ज़रूरी है, वो है कॉबलर, टेलर और गार्डनर में ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, बाकी ट्रेड्स में एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, देखिए SC ST का सर्टिफिकेट जो है वो उसका कोई वैलिडिटी नहीं होता है, वो एक बार बन गया, डोमिसाइल भी एक बार बन गया, उसके बाद में वही चलता है। लेकिन ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है should have been obtained within 3 years before the closing date, that is 7 सितंबर 2017, यानी वो 7 सितंबर 2017 के 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि 8 सितंबर 2014 के बाद का आपके पास में, 8 सितंबर 2014 के बाद का आपके पास में सर्टिफिकेट हो, और वो कब तक हो, 7 सितंबर 2017, इस अवधि के बीच के आपके पास में ओबीसी के सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए नियमानुसार। अब बाकी डिपेंड करेगा कि फोर्स के जो ऑफिसर्स, वहाँ पर बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स होगा, वो उस पर क्या डिसाइड करता है। जो साथी हमारे जिनके पास में इस अवधि का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होता है, उनको क्या किया जाता है उनके साथ में, वो सब उस दिन पता चलेगा। 2 अगस्त को जब आपका पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय, अब देखिए डोमिसाइल यदि नहीं है तो, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, इसलिए इसमें डोमिसाइल का स्टेटस इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। यदि डोमिसाइल आपके पास में नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर का आईडी हो या पासपोर्ट हो, यानी वेरिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का एक प्रमाण आपको देना होगा। वो इनमें से कोई भी हो सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि आपके पास होता है बहुत अच्छी बात है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, 1 लेटेस्ट, देखिए यहाँ पर 1 लेटेस्ट पासपोर्ट फोटो लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो आपके कॉल लेटर्स आ रहे हैं उसमें 8 फोटोग्राफ्स लिखा हुआ है। अब ये जितना भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ये सब डॉक्यूमेंट्स है, इनका 2 कॉपी हम आपको रेडी करने के लिए कहते हैं। फोटोकॉपी 2 सेट रखना है, और सेल्फ अटेस्ट, उस पर साफ लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्ट। ऑल कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर वेरियस कैटेगरी
shall be brought above original document certificates at the time of recruitment tests for verification by the board. फिर आता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एज पर कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी पुट थ्रू डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन टू एसेस देयर फिटनेस एज पर मेडिकल पॉलिसी इशूड बाई MHA। तो 2015 का मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका मेडिकल होगा। उसमें एक संशोधन हो गया है 30 मई 2021 से संशोधन हो गया है कि अब री मेडिकल का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। री मेडिकल में जो समय मिलता था वो नहीं मिलेगा। री मेडिकल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के कंटिन्यूएशन में ही होगा। अब कुछ कैंडिडेट्स का अभी भी डाउट है कि 24 घंटे में यदि री मेडिकल होगा तो मैं कैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट ले सकूंगा। अब किसी भी प्रकार का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट लेने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप फिट हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको घर जाने के लिए बोल दिया जाएगा। आप अनफिट होते हैं तो आपसे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाया जाएगा। दूसरे दिन का आपको समय दिया जाएगा, स्पेशलिस्ट चेक करेंगे और उसमें आप फिट हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी यदि आप अनफिट हो जाते हैं तो आपको उम्मीदवारी आपकी खत्म हो जाती है। अब इसमें अपील का जो प्रावधान है, देखिए जो ये पैरा नंबर 7 है डिटेल एडवर्टीजमेंट का, ये अभी खत्म हो गया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर बताया गया है कि जो हाइट बार, PT, PST ये सब आपका क्लियर हो गया है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि कैंडिडेट्स आर एंश्योर, देखिए एडवर्टीजमेंट में साफ लिखा गया है कि टू कीप सफिशिएंट नंबर ऑफ सेम पासपोर्ट साइज फोटोज यूज्ड बाय देम इन फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। द कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज्ड टू ब्रिंग सेम पासपोर्ट साइज फोटोज सबमिटेड विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पर आपको एडवाइस किया गया था जब डिटेल एडवर्टीजमेंट आया है उसमें कि जो आप फॉर्म में फ़ोटो लगा रहे हैं वो फ़ोटो आपको सफिशिएंट नंबर्स आपको रखना है। यदि सफिशिएंट नंबर नहीं है तो फ़ोटो से आप फ़ोटो बनवा लीजिए। लेकिन यदि आपके पास में वो फ़ोटो नहीं बचा है तो अब उसका क्या समाधान होगा? उसका समाधान का निर्णय जो है वो ITBP अथॉरिटीज़ ने करना है जब आप जाएंगे मेडिकल में। क्योंकि ये आपको सबको पता है कि फ़ोटो के आधार पर कितना फ्रॉड होता है। फ़ोटो मिक्सिंग करके, फोटोग्राफर टेक्निक से मिक्सिंग करके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में दूसरे कैंडिडेट्स फ्रॉड्स होते हैं ऐसे, तो उससे बचने के लिए ये सब पॉलिसी बनाई गई है। तो इसका क्या निर्णय होगा? कुछ कैंडिडेट्स ने हमें मैसेज किया था कि मेरे पास में वो फोटोग्राफ नहीं है जो मैंने फॉर्म में फिल किया था, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा उसका हम नहीं बता सकते आपको। जो भी होगा वो ITBP अथॉरिटीज़ ने निर्णय करना है। लेकिन इसमें आपको यह भी बता देते हैं कि फ़ोटो आपके पास में नहीं है वो पुराने वाला, तो आपको आउट कर दे ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उससे मिलता जुलता फ़ोटो हो आपके पास में या आपका थंब है वहाँ पर सब कुछ है तो फ़ोटो में आपको आउट नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास में वो फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है। Verification of original documents will be carried out at the time of detailed medical examination. Therefore, candidates are advised to confirm their eligibility in all respect to avoid any disappointment at later stage. साफ लिखा है यहाँ पर कि वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का बाद में होगा। NOC की बात की गई है। नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन फ्रॉम इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड। जिनकी रिजेक्ट कर दी गई थी उनसे किसी प्रकार का कॉरेस्पॉन्डेंस एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब इसके अलावा कुछ हमारे साथियों ने ये भी पूछा, कल भी एक कैंडिडेट जो है बड़ा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे मैसेज पर, वो एक्चुअली पास नहीं हुए तो वो कहते हैं कि ये जॉब अच्छा नहीं है। जॉब तो है ही नहीं है, वर्दी जॉब नहीं है, वर्दी तो इबादत है। इसको जो जॉब समझते हैं वो वहाँ पर 3 दिन नहीं रुक पाते हैं, वापस आना पड़ता है। और यदि वहाँ रुकते हैं तो वहाँ मज़ा नहीं आता है उस वर्दी का। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सर्व इन द फोर्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि 10 साल के लिए कम से कम वो आपको
सर्विस वहाँ पर करना पड़ेगा। यदि उससे पहले आप उसको रिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रिफ़ंड करना होगा। क्या रिफ़ंड करना होगा कि 3 मंथ्स पे एंड अलाउंसेस और ट्रेनिंग कॉस्ट विच एवर इज़ हायर, यानी कि आपको 3 महीने का वेतन भत्ते या आपका ट्रेनिंग का कॉस्ट जो है वो आपको उसमें से जो भी ज़्यादा हो वो लौटा कर आप जा सकते हैं। तो जब तक ट्रेनिंग शुरू नहीं होती है तब तक वो 3 महीने का वेतन भत्ते ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग हो जाती है, 3 महीने की ट्रेनिंग भी हो जाती है तो भी दोनों लगभग बराबर रहते हैं, और उसके बाद ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब selected candidate shall have to undergo basic training and such other courses as prescribed in the force from time to time। फिजिकल हैंडीकैप के लिए ये वैकेंसी नहीं थी। और अब इसमें कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड जो है वो खो गया है, मेरा कॉल लेटर कैसे निकलेगा। उसके बारे में साफ लिखा हुआ आईटीबीपी ने डिटेल एडवर्टीजमेंट में कि आपको अपना ईमेल आईडी रखना है, पासवर्ड रखना है, उस पर ही आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी यदि आपका खो गया है और आपका कॉल लेटर नहीं निकल पा रहा है तो आईटीबीपी का हेल्पलाइन पर आप संपर्क कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन उसका हो जाएगा। कैंडिडेट शुड कम ड्यूली प्रिपेयर्ड फॉर मोर देन 1 day स्टे अंडर देयर ओन अरेंजमेंट एट रिक्रूटमेंट सेंटर। अभी मेडिकल में आप जाते हैं तो मेडिकल में तो आपको कम से कम भी 4 से 5 दिन का स्टे के आधार पर आपको जाना है, इतना समय उसमें लग सकता है। यदि आप फिट हो जाते हैं पहले दिन तो आपको हो सकता है 1 दिन में आपका मेडिकल हो जाए, लेकिन साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है, इसलिए 2 दिन तो कम से कम उसमें लगेगा। और जो अनफिट हो जाते हैं उनका रीमेडिकल होगा तो उसमें कम से कम 5 days, तो 5 दिन के आधार पर आपको जाना है। डैमेज इंजरी के लिए भारत सरकार या आईटीबीपी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात की गई है कि आईटीबीपी में मेडिकल और जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो पूरी तरीके से पारदर्शी है, उसका भी हम समर्थन करते हैं। टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी, वो पहले ही हो चुका है। और डिस्प्यूट्स एंड differences if any will be subject to the jurisdiction of the courts within the territorial limits of Delhi only। और पोस्टल डिले के बारे में नहीं है आईटीबीपी जिम्मेदार। और फॉर एनी क्वेरीज कंप्लेंट्स और क्लैरिफिकेशंस द कैंडिडेट्स कैन राइट एन ईमेल। जो हमारे साथी जिनका पासवर्ड खो गया है, वो ईमेल आईडी खो गया है, वो इस नंबर पर, इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, हेल्पलाइन पर भी वो बात कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट है अपना। अब हम बात करें यहाँ पर जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का, देखिए प्रोफॉर्मा दिया हुआ है 18 में, और ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा दिया हुआ है कि इस प्रोफॉर्मा में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ओबीसी सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा दिया है। ओबीसी एनसीएल, ये ओबीसी के जो हमारे साथी हैं उनको हम एडवाइस करेंगे कि ये 22 नंबर पेज जो है इसको आपको खुद से ही तैयार करना है, ये कहीं तहसील से तैयार नहीं होगा, इसको आपको खुद से तैयार करना है। ये भी आप तैयार करके रखें, क्योंकि जो ऑफलाइन आवेदन होते हैं उसमें आपको ये डिक्लेरेशन देना होता है। तो आप ओबीसी के लिए रिजर्वेशन आप क्लेम कर रहे हैं, अब इसमें देखिए आपको खुद से फिल करना है। यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पर फादर्स नेम, और ये टाउन, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा। कम्युनिटी, अब कम्युनिटी आपके ओबीसी सर्टिफिकेट में, अब आप जाट हैं तो जाट हो जाएगा, आप यादव हैं अहीर हो जाएगा, गुजर, जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र में कम्युनिटी लिखा हुआ है वो आएगा। कुछ हमारे साथी जो हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं ओबीसी। ओबीसी तो सभी है, लेकिन उसमें आपका पर्टिकुलर कास्ट क्या है वो लिखना है। प्लेस, आपका विलेज नेम यहाँ पर आ जाएगा, डेट आ जाएगा, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। कुछ और कहीं से भी तहसील में जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ये आपको खुद से ही बना कर रखना है। हाइट चेस्ट मेजरमेंट के जो हमारे साथी हैं जिन्होंने छूट लिया है, जो एसटी है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि वो कहाँ से होगा, वो भी तहसीलदार के वहीं से होगा। आपका जाति प्रमाण पत्र जो बना हुआ है उसको आप लेकर जाइए, इसको फिल कर लीजिए। अब आप गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, सिक्किमाइज हैं तो यहाँ पर वो लिख देंगे इसमें, और फिल करके इसको सिग्नेचर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश हैं
तो उसमें ये वाला हो जाएगा, इसको टिक कर दे। जो ST है, ही बिलोंग टू ST ट्राइब्स, आदिवासी कम्युनिटी विच इज कंसिडर्ड फॉर रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा तहसील से ये बनेगा या DM ऑफिस, जैसा भी आपके स्टेट में कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वही इसको भी जारी करेंगे। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, वो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई कैंडिडेट ऐसे होंगे, यदि होते हैं तो उनको ये बनवाना होगा। और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसका अभी महत्व खत्म हो गया है, ये अपील करने का जो प्रावधान था उसको खत्म कर दिया गया है। तो दोस्तों ये आपके कुछ डाउट्स हमने क्लियर करने की कोशिश की। इसके अलावा भी यदि आपका कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, उस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप सेंड कर सकते हैं हमें। आपके जो डाउट्स हैं वो हम बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे साथी अभी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जा रहे हैं, मेडिकल के लिए जा रहे हैं, चाहे वो मेन लिस्ट के लिए हैं चाहे वो एक्सटेंडेड के लिए हैं, आप एक्सटेंडेड सबसे लास्ट हैं तो भी उम्मीद नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मेन लिस्ट और एक्सटेंडेड के बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो दूसरी फोर्सेस में पहले से ही ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी भी किसी ट्रेड के लिए हो सकता है वैकेंसी भी बच जाए, पूरी नहीं हो पाए। तो दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।